अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में आप सबको वेलकम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं BS नर्सिंग प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के स्लाइड्स हैं वो आज से मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगी और इसी तरह आपकी हर एक दिन एक एक वीडियो अपलोड करूँगी, एक एक चैप्टर आपको पढ़ाती रहूँगी। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो एट द एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो भी बना के दे सकती हूँ समझाने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट टू लर्न। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, रोल्स ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर, यानी कि एक नर्स का हेल्थ केयर सिस्टम में, हमारे जो पूरे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम है, जितना हॉस्पिटल सिस्टम है, जो हमारा क्या नाम है BHU से लेके जितने भी हायरार्की आती है पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स की, जैसे BHU होता है, हेल्थ यूनिट होता है, मैटरनिटी, जो होम सर्विसेज होती हैं, LHVs होती हैं, ये सारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें एक नर्स का क्या क्या रोल होता है, वो किस तरह एक रोल प्ले करती है। सो आज का चैप्टर इसके बारे में है और इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल BSN जेनेरिक को फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टुडेज ऑब्जेक्टिव्स आर, हम पढ़ेंगे कि नर्स जो है वो एक प्रोफेशन किस बेसिस पे है, हम इसे प्रोफेशन क्यों कहते हैं, और अगर ये प्रोफेशन है तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, और एक प्रोफेशनल नर्स जो होती है उसका क्या रोल होता है हेल्थ केयर सिस्टम में। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरियर रोल्स, यानी कि एक केयर रोल्स जो होती हैं, यानी कि केयर प्रोवाइड करने के लिए उसके क्या क्या रोल्स, यानी कि वो किस तरह से कितने तरीक़ों से केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। उसका कम्युनिकेटर, यानी कि दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ जो कम्युनिकेशन करेगी तो उससे वो किस तरह डील आउट करेगी। और ऐसा टीचर, यानी कि जब वो हेल्थ एजुकेशन देगी तो उसमें उसका किस तरह रोल होगा और उसे कौन से इंटरवेंशंस लेने होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ रोल एज अ काउंसलर, एक काउंसलर के तौर पे दूसरों को मोटिवेट करने के तौर पे कि वो अपने हेल्थ सिस्टम, अपने हेल्थ केयर को या अपने लाइफस्टाइल को स्टैंडर्ड बना सके, उसमें उसका क्या रोल होगा, वो किस तरह मोटिवेशन देगी, किस तरह अपने पेशेंट के लिए एक रोल मॉडल बनेगी। सो आज ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम इस चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रोफेशनल, सबसे पहले हम कहेंगे कि नर्स को हमने प्रोफेशन क्यों कहा है और ये किस तरह से एक प्रोफेशन है। हम कहते हैं कि वो पर्सन जो कि किसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल। सो इफ़ अ नर्स बिलोंग टू अ नर्सिंग सिस्टम देन शी विल बी और ही विल बी अ प्रोफेशनल। सो प्रोफेशनल जो है ये वो मेंबर होता है प्रोफेशन का जो कि वो पर्सन होता है जिसे एक स्पेसिफाइड एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उसने उस प्रोफेशन के मुतालिक, उस काम के मुतालिक एक ख़ास एजुकेशन हासिल की होती है, एक ख़ास एजुकेशन बड़ी होती है, जिसके लिए उसे ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क की भी ज़रूरत होती है, उसे एजुकेशन उसे हासिल करनी होती है ताकि उसकी नॉलेज में भी इजाफा हो, उसको जितने भी ज़रूरी स्किल्स हैं वो भी उसे परफॉर्म करना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो एक डिग्री होल्डर होता है, जिसके लिए एजुकेशन, प्रोफेशनल हम बेसिकली उसे कहते हैं कि जिसके लिए हमें एजुकेशन की स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनल इसे कहते हैं। और नर्सिंग को हम प्रोफेशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि नर्सिंग में हम एक ख़ास एजुकेशन हासिल करते हैं और इसमें हम क्लिनिकल वर्क्स पे जाते हैं, वहाँ पे हम ट्रेनिंग हासिल करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क लेते हैं, जिससे हमें हमारे स्पेसिफिक रोल के बारे में पता होता है कि हमने किस तरह से कौन सा रोल प्ले करना है। सो दैट्स वाई नर्सिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोफेशन। ओके,
इसमें मैं आपको रीड आउट नहीं करूँगी, रीडिंग नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो फिर एक ट्रांसलेशन सा हो जाएगा। आपको सिर्फ FON में जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना है, स्लाइड टू स्लाइड आपने याद भी करना है और कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में बहुत सारे MCQs बनते हैं और वो भी सिनेरियो वाइज MCQs बनते हैं, जिसके लिए आपके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप MCQs जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक दफ़ा आप ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप इसके बाद जितने भी MCQs इसके मुतल्लिक आएंगे वो आप सॉल्व कर सकेंगे। इसे मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। अब है प्रोफेशनलिज्म। हमने पढ़ लिया प्रोफेशनल, एक बंदा जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है उसे हम प्रोफेशनल कहते हैं कि हाँ ये प्रोफेशनल बंदा है। अब प्रोफेशनलिज्म हम किसे कहते हैं? रेफर टू प्रोफेशनल कैरेक्टर, स्पिरिट और मेथड, यानी कि वो जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रख रहा है उस प्रोफेशन में जितने रूल रेगुलेशन और उस प्रोफेशन के मुताबिक उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसका दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए उस प्रोफेशन के मुताबिक, तो अगर वो उसे फॉलो करेगा सो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, कि हाँ ये बड़ा प्रोफेशनलिज्म बंदा है, इसके प्रोफेशन में जो जो चीज़ें हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है वो इसे फॉलो कर रहा है, यानी कि वो करेक्टर्स, वो स्पिरिट, वो सारे मेथड्स इसे पता है। ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं और एक रोल मॉडल बन के दूसरे भी उसे फिर कॉपी करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। फिर आता है प्रोफेशनलाइजेशन। प्रोफेशनलाइजेशन क्या होता है? जब हम प्रोफेशनल बनने के लिए जो मेथड्स फॉलो करते हैं, जो हमारी ग्रूमिंग होती है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलाइजेशन, यानी कि एक प्रोफेशन के जितने करेक्टरिस्टिक है उसे अपनाने को हम कहते हैं प्रोफेशनलाइजेशन। होप्स आपको ये 3 जो टर्म्स हैं इसकी डिफरेंस का पता चल गया। प्रोफेशनल हम कहते हैं, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेती हूँ कि प्रोफेशनल हम कहते हैं कि एक बंदा जिस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है उसके लिए उसने जो स्पेसिफिक एजुकेशन और ट्रेनिंग हासिल की है, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल। नंबर 2 पे जो है प्रोफेशनलिज्म, यानी कि उस प्रोफेशन के मुताबिक उसके जितने रूल रेगुलेशन, उसका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए वो सारा वो अडॉप्ट कर ले, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। एंड प्रोफेशनलाइजेशन के वो उसके जितने करेक्टरिस्टिक होते हैं जब वो प्रोसेस में होता है, उसे एक्वायर कर रहा होता है, यानी उसे गेन कर रहा होता है, भी सीख रहा होता है, तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोफेशनलाइजेशन। फिर आता है क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, यानी कि एक प्रोफेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे कि आपके मेरिट पे होता है कि इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, आपके इतने % मैट्रिक के मार्क्स होंगे, इतने % FSC के मार्क्स होंगे, इतने % कैट के मार्क्स होंगे, तब जाके आपका मेरिट बनता है, क्राइटेरिया बनता है। सो प्रोफेशन का भी क्राइटेरिया होता है। टू प्रोवाइड ए नीडेड सर्विसेज टू द सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी को जो जो सर्विसेज आपके प्रोफेशन से बिलोंग कर रही है कि वो आपने सोसाइटी में सर्व करना है, तो वो आपने सर्व करना होगी। टू एडवांस नॉलेज इन इट्स फील्ड, यानी कि आप जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रख रहे हो उस प्रोफेशन में आपने तरक्की करनी है, यानी कि उसमें और नॉलेज का इजाफा करना है, उसे एडवांस बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है। टू प्रोटेक्ट इट्स मेंबर एंड मेक इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इफेक्टिवली, आपने अपने जितने क्योंकि एक इंसान या एक बंदा जो होता है वो जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रख रहा होता है, तो वो एक बंदा सोसाइटी में अपने पूरे प्रोफेशन को बता रहा होता है, उसे शो कर रहा होता है। तो अगर वो एक बंदा सही काम करेगा तो उसके सारे प्रोफेशन के जितने भी लोग होंगे उसकी प्रोटेक्शन होगी। यानी कि अक्सर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि कोई नर्स होती है या हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर वो किसी के साथ अच्छा बिहेव कर ले, उसको हर वो सर्विस प्रोवाइड करे जिसका वो उसका राइट है और जो उसकी ड्यूटी है, तो उसके बारे में लोग फिर तारीफ़ करते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी नर्स थी और ऐसा उसने किया और ऐसा किया। सो ये सिर्फ उसकी तारीफ़ नहीं हुई बल्कि उसके पूरे प्रोफेशन की हुई। लेकिन अगर वही नर्स गलत काम करती है और अपनी ड्यूटी सही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही पूरी नहीं कर रही है, तो उसकी जो उसके बारे में जो लोग नेगेटिव माइंड लेते हैं तो वो सारे प्रोफेशन के बारे में लेते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया। अब हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, वोकेशन एंड प्रोफेशन। वोकेशन इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, यानी कि वोकेशन और ऑक्यूपेशन हमारे पास तकरीबन एक ही चीज़ है।
अब वोकेशन और प्रोफेशन में यानी कि ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन में हमारे पास क्या डिफरेंस है। ऑक्यूपेशन इज समथिंग कि जिसमें हम स्किल्स सीखते हैं या एक्सपीरियंस से हमने सीख लिया होता है या कोई ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं इसके लिए लेकिन ये हमारे पास बेसिक जो हमारे पास कॉलेज डिग्रीज होती हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसमें सिर्फ स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि अगर किसी ने पढ़ाई ना भी की हो उसके पास वो उसका कोई ना कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सब्जी बेचने वाला है या फिर कोई मुची है या फिर कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की होती बल्कि वो स्किल्स सिर्फ उन्होंने सीखी होती है। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन जो आता है वो ब्रॉडर टर्म में आता है। फिर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है वो होता है जिसके लिए हमें मस्ट एक ख़ास एजुकेशन, एक स्पेसिफिक एजुकेशन, स्पेसिफिक स्किल्स की और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कॉलेज डिग्री की ज़रूरत होती है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोफेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन वोकेशन एंड प्रोफेशन। आता है कि वोकेशन और प्रोफेशन डिफरेंस जो है वो कंटिन्यू है कि वोकेशन जो होता है वो होती है जो मेहनत मजदूरी हम करते हैं, दिन दिन के जो पैसे लेते हैं, दिस इज कॉल्ड वोकेशन। जबकि प्रोफेशन के लिए मैंने आपको बता दी एक स्पेसिफिक एजुकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एक जॉब टाइप होती है, ऑफिस जॉब हो सकती है, डॉक्टर, लॉयर वगैरह, ये सारे हमारे पास प्रोफेशन में आते हैं। फिर हमारे पास आता है कि यानी कि वोकेशन जो होता है या ऑक्यूपेशन जो होता है ये इननेट एबिलिटी होती है किसी इंसान की, यानी कि हमारे पास जो हमारे पास इनबोर्न जो हमारे पास स्किल्स होती हैं, पैदाइशी जो स्किल्स होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कि कोई अच्छा कम्युनिकेटर होता है, कोई अच्छा डिबेटर होता है, सो दिस इज कॉल्ड इननेट स्किल्स होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन और वोकेशन भी हम इसे कह सकते हैं। जबकि प्रोफेशन जो होता है इसके लिए हम ख़ास ट्रेनिंग हासिल करते हैं, इननेट नहीं होता, तो इसीलिए हम वोकेशन को ब्रॉडर टर्म में लेते हैं देन प्रोफेशन। वोकेशन जो होता है कोनोटेशंस हम कहते हैं सिनोनिम्स को, यानी कि इसके जो मुतरादिफ अल्फाज हैं तो उसमें हम मैनुअल लेबर जो हो जाता है, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वगैरह, ये सारे हमारे पास वोकेशन में आते हैं। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर हम प्रोफेशन को देखें तो एक वाइट कॉलर सूटेड बूटेड पर्सन जो होता है तो हम उससे कहते हैं कि हाँ ये प्रोफेशन बंदा है। लेकिन आजकल के उसमें जो भी नॉलेज वर्कर्स होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज हासिल की होती है, पढ़ाई की होती है, कोई जॉब कर रहे होते हैं, चाहे बहुत छोटी पोस्ट ही क्यों ना हो, तो आजकल के उसमें हम क्लर्क को भी जो है वो प्रोफेशन कहते हैं। फिर आता है ऑक्यूपेशन जो होता है ये एक्टिविटी और टास्क विच वन ऑक्यूपाइज वन सेल्फ, यूजुअली स्पेसिफिकली द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, सर्विस, ट्रेड। और अब ऑक्यूपेशन और वोकेशन समथिंग ये बिल्कुल सेम वर्ड्स है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के, कि इसमें हम जो है ये स्पेसिफिकली हम ऑक्यूपाई करते हैं किसी के, जैसे कि यानी कि इसमें हमें रेगुलरली पेड किया जाता है, हमें जैसे कि हम कोई सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं या फिर कोई दिन दिन की दिहाड़ी कर रहा है कोई, तो ये सारा जो होता है ये हमारे पास ऑक्यूपेशन में आता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशन, कि एक प्रोफेशन बंदा जो होता है उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। प्रोफेशन यानी कि ऐसा प्रोफेशनल उसकी टूवर्ड्स सोसाइटी उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि उसे पूरी करनी है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि वो अकाउंटेबल होना चाहिए है, क्योंकि क्या नाम है अपने प्रोफेशन को अकाउंटेबल होना चाहिए। और एज अ नर्स अगर हम बात करें तो नर्स जो होती है कि उसे अगर कोई भी बंदा होता है, अगर वो इस हमारा जो बिलीव है एज अ मुस्लिम कि हम बिलीव करते हैं कि हमें हर एक इंसान को जो होता है वो आखिरत के दिन उसे अकाउंटेबल होना है अल्लाह के सामने, यानी कि उसे हिसाब किताब अपना पूरा देना है कि उसने उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी दुनिया में या फिर एज अ प्रोफेशन वो जिस प्रोफेशन में था उसकी जो वो उसने पूरी की या नहीं की। अलाउ ऑटोनॉमी डिसीजन मेकिंग, यानी कि उसे उसके प्रोफेशन के मुताबिक एज अ नर्स अगर हम एग्जांपल्स लें, क्योंकि ये नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ रही हैं, कि उसे राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेना है और उसके पास वो खुद मुख्तारी होती है कि वो डिसीजन ले सकती है। इन्वॉल्व अ स्किल बेस्ड और स्पेशलाइज थियोरेटिकल नॉलेज, यानी कि और ये डिसीजन मेकिंग जो है वो अपनी स्पेशलिटी पे उसने जो नॉलेज हासिल की है, उसने जो थियोरेटिकली सब कुछ पढ़ा है, उसने जो प्रैक्टिस ट्रेनिंग हासिल की है उसके मुताबिक अपने स्किल्स के बेसिस पे वो करेगी डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्व अ स्किल दैट रिक्वायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, उसमें वो सारी
जो उसने एजुकेशन और ट्रेनिंग हासिल की है उसमें वो सारी स्किल्स उसे आनी चाहिए। इंटीग्रिटी इज़ मेंटेन बाय एडहेरेंस टू अ कोड ऑफ कंडक्ट इज़ ऑर्गेनाइज इथिकल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि उसके प्रोफेशन के मुताबिक उसके जो रूल रेगुलेशन है, यानी कि इखलाकियात का, इथिक्स का जो लाइन है, उस इथिक्स की जो बॉर्डर है उसे क्रॉस ना करे और अपने कोड अपने उसूलों के मुताबिक चले। फिर आता है कि ऐसा प्रोफेशन जो करेक्टर है वो है सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो किस तरह एक सिचुएशन में डील करता है, एक सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर रही है एज अ नर्स। इमेज इट रेंडर्स एंड इजेंशियल सोशल सर्वे, यानी कि उसका एक अपना इमेज होना चाहिए सोसाइटी में और उसकी जितनी इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विसेज है जो कि जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो सारी उसने जो है वो सर्व करनी है। फिर आता है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, कि नर्सिंग को हम ऐसा प्रोफेशन क्यों लेते हैं। नर्सिंग जो है ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, ये रिकॉग्नाइज्ड हो रहा है, यानी कि ऐसा पूरी जो हमारे पास है कि प्रोफेशंस में नर्सिंग जो है वो भी ऐसा प्रोफेशन बहुत ज़्यादा आजकल इंक्रीज़ हो रहा है। इसका भी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इन में है क्योंकि इसकी एक वेल डिफाइंड स्पेसिफिक बॉडी है और एक यूनिक नॉलेज है, यानी कि नर्सिंग इज़ ए यूनिक प्रोफेशन। फिर आता है कि इसका स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, यानी कि इसकी जो सर्विस ओरिएंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड वाइड है। और ये एक प्रोफेशनल ग्रुप से एक ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ है बाय अथॉरिटी से, एक प्रोफेशनल अथॉरिटी से रिकॉग्नाइज हुआ है, PNC जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल बनाया गया है इसके लिए। कोड ऑफ एथिक्स है इसमें, यानी कि इखलाकियात का एक बहुत ही बड़ा जाविया है इसमें। फिर आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट स्टैंडर्ड्स, और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इसमें जो कि इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और इसमें भी आजकल ऑनगोइंग रिसर्च हो रही है, यानी कि आगे आगे रिसर्च हो रही है। अब नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो PhD लेवल तक हो गया है और ख़ुद मुख्तारी होती है, यानी ऑटोनॉमी है, एक ऑटोनॉमिक प्रोफेशन है। फिर आता है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, एक प्रोफेशनल नर्स के अंदर कौन कौन सी करेक्टर्स होनी चाहिए। केयरिंग होनी चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए, वफादार होनी चाहिए, पेशेंट्स होनी चाहिए, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सब्र वाली होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं आपको क्लिनिकल साइड पे मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ मेंटल पेशेंट्स होते हैं, आपको वो मार सकते हैं जो भी, लेकिन आपने पेशेंस से काम लेना है। गुड लिसनर होती है एक नर्स के लिए, बहुत ज़्यादा जो अहम करेक्टर होता है वो इज़ अ गुड लिसनर, यानी कि जब तक कि वो पेशेंट को सुनेगी नहीं तब तक वो ना सही एसेस कर सकती है, ना डायग्नोस कर सकती है, ना प्लानिंग कर सकती है, ना इम्प्लीमेंट, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस की जो 5 स्टेप्स है उसमें से वो एक भी नहीं कर सकती इफ़ शी और ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर। अकाउंटेबल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी, यानी कि वो जो कमिट कर ले तो उसे पूरा भी करे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव यानी कि टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में केयरफुली वो हो, सोचे कि हाँ ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। नॉट जजमेंटल होनी चाहिए, यानी कि वो पेशेंट को जज ना करें। बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी कंडीशन बहुत अजीब होती है, यानी कि उनका बॉडी इमेज ख़राब हो गया होता है, उनका सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब हो गया होता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया होता है। सो उसे नॉन जजमेंटल होना चाहिए। नॉन जजमेंटल हम उसमें भी ले सकते हैं कि रिलीजियस बेस पे ले सकते हैं कि अगर आपके पास, अगर चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, अंग्रेज़ हो, जो भी हो, आपने सबको इक्वल ट्रीट करना है, नॉन जजमेंटल होना है, यानी कि जज नहीं करना है किसी को, किसी के मजहब के लिहाज से, किसी के बॉडी पोस्चर के लिहाज से। सेफ केयर प्रोवाइडर होनी चाहिए, यानी कि जो केयर प्रोवाइड करनी है वो सेफ भी होनी चाहिए। फिर आता है केयरर रोल, यानी कि ऐसा केयरर उसका क्या रोल होगा। अ रोल इज अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद अ पर्सन स्टेट और पोजीशन। रोल यानी कि उसका जो क्या किरदार है, उसके क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर, उसकी प्रोफेशन के मुताबिक हम उससे क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं,
और उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या पोजीशन है और उसके मुताबिक उसका क्या रोल होना चाहिए. रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. रोल में हमारे पास 3 अहम चीज़ें होती है. आपका बिहेवियर कैसा है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि दूसरे के आपसी कौन से राइट्स है, यानी कि हुकूकुल इबाद कौन से है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है टुवर्ड्स द सोसाइटी. नर्सेज फंक्शन इन अ वेराइटी ऑफ रोल्स एवरी डे. नर्स जो होती है एवरी डे में वो बहुत सारे रोल प्ले करती है. नॉट ओनली वन रोल एज अ नर्स. नर्स के तौर पे हमारे पास लाखों रोल होते हैं उसके. ऑफन रोल्स ओवरलैप विच विल लीड टू अ कन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और बहुत से रोल ऐसे होते हैं कि उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है. आपकी एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरीके से आप नहीं निभा रहे होते. नर्स, एक प्रोफेशनल नर्स का क्या क्या रोल होता है, किस किस ज़रिए से, यानी कि पूरा दिन वो कौन कौन से रोल निभाती है. एक केयर गिवर होती है, काउंसलर होती है, टीचर होती है, क्लाइंट एडवोकेट होती है, चेंज एजेंट होती है, यानी कि वो किस तरह सोसाइटी में चेंज लाएगी, किस तरह लोगों के हेल्थ बिहेवियर, यानी कि लोगों का क्या कंसेप्ट है हेल्थ की तरह से, उसे किस तरह चेंज लाएगी. कम्युनिकेटर होगी, टीम मेंबर होगी, रिसोर्स पर्सन होगी, लीडर होगी, डिसीजन मेकर होगी. अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है रोल ऐसा केयर गिवर, यानी कि केयर गिवर के तौर पे उसका क्या रोल होता है. द केयर गिवर इज द रोल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नर्सिंग बाई जनरल पब्लिक. यानी कि जनरल पब्लिक, जैसे कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स को लेते हैं जो कि लेडी हेल्थ विजिटर्स होती है, घर घर जाके जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे अगर हम ले लें तो उससे एसोसिएटेड है कि वो जो सिंपल इसेंशियल केयर्स होती है, बेसिक, वो प्रोवाइड करती हैं. In the role of caregiver, the nurse provide direct care when client are unable to meet their own needs. यानी कि जब क्लाइंट जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा होता है हेल्थ की तरफ से, तो तब नर्स जो है वो ऐसा केयर गिवर रोल प्ले करती है इन अ हॉस्पिटल और इन अ कम्युनिटी और इन अ होम विजिट्स. तो हमारे पास आता है कि केयर गिवर में जब वो केयर प्रोवाइड करती हैं, ऐसा केयर गिवर जब नर्स रोल प्ले करती हैं, तो उसमें उनके फिज़िकल नीड्स भी आते हैं, उनकी जितनी भी टोटल केयर होती है, उनको किस तरह हमने इलनेस से बचाना है, इलनेस प्रिवेंशन पे हम जोर देते हैं, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं. और ये हमारे पास आता है कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट पेशेंट भी हो सकता है नर्स पे, पार्शियली डिपेंडेंट भी हो सकता है, और या तो फिर सिर्फ सपोर्टिव एजुकेशन केयर की उसे ज़रूरत हो सकती है. सो ऐसे केयर गिवर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन कौन सी इस रोल में इंक्लूड हो सकती हैं. जैसे कि अगर फीडिंग है तो ये हमारे पास ऐसा केयर गिवर रोल है. बाथिंग अगर हम करवा रहे हैं किसी बेड रिडन पेशेंट को तो ये ऐसा केयर गिवर रोल है. और एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, अगर हम टाइम टू टाइम उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करें तो ये भी केयर गिवर रोल में आता है. फिर आता है कि होलिस्टिक केयर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमारे पास नर्सिंग प्रोफेशन में आता है कि नर्स जो है वो होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है. होलिस्टिक केयर हम कहते हैं फ्रॉम हेड टू टो केयर, यानी कि हर जाविये से जो केयर प्रोवाइड की जाती है, इसमें सिर्फ जो है पेशेंट के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एज अ होल बॉडी जो हमारे पास फिजिकली भी हो सकती है, स्पिरिचुअल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है. ये सारे जो जाविये हैं, हर जाविये से किसी पेशेंट की केयर करना इज कॉल्ड अ होलिस्टिक केयर. रोल ऑफ केयर गिवर इंक्लूड. अब केयर गिवर रोल में हमारे पास क्या क्या टास्क इंक्लूड होते हैं. But also the role of caregiver include all of the tasks that we associate with nursing care, but also include the other element that make up the whole person. यानी कि वही होलिस्टिक केयर की बात हो गई है कि उसमें ना सिर्फ आपने वो जो नर्सिंग केयर के, यानी कि आप जो इलनेस प्रिवेंशन के लिए मेडिकेशन या बाथिंग वगैरह प्रोवाइड करें, हमने सिर्फ वो प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि ऐसा होल पर्सन कि हम सोशली भी उसे देखेंगे कि उसका क्या इंटरेक्शन है सोशली, और उसकी साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो कैसी है, वो सारा हम देखेंगे. उसके बाद हम जो एज अ होल सब कुछ अपने सामने रख कर जब हम केयर प्रोवाइड करेंगे कि उसका कोई भी जो ऐसा एस्पेक्ट है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसे हम कहते हैं होलिस्टिक केयर. अब नर्स का रोल क्या होना चाहिए एज अ काउंसलर. काउंसलर हम कहते किसे हैं.
यानी कि काउंसलर के तौर पे नर्स का क्या रोल हो सकता है कि जब हम किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने पे, यानी कि उसे ऐसी मोटिवेशन देते हैं, ऐसी इस एंगल से हम उन्हें उनके नज़रियात तब्दील करते हैं कि वो काम करने के एबल हो जाए और उस काम करने में इंटरेस्ट ले, दिस इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है एज अ नर्स किस तरह करेगी और किस लिए करती है कि ताकि क्या करें कि क्लाइंट जो है, उसका जो पेशेंट है या क्लाइंट है, उसके जितने भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, यानी कि जिसकी वजह से या तो अगर वो डिप्रेशन का शिकार या एंजाइटी का है या उसकी कोई भी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी इम्बैलेंस है, तो उसको अगर उसे रिकॉग्नाइज करना है और या उसे उसने ठीक करवाना है, तो उसे हम क्या उसके उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और वो ऐसे नर्स हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो उसके सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से हो या किसी और चीज़ की वजह से हो। When acting as a counselor, the nurse assists client with problem identification resolution. यानी कि वो उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करेगी, उससे के साथ बातचीत करके, यानी कि कम्युनिकेशन उसकी अच्छी, अगर एक नर्स की कम्युनिकेशन अच्छी होगी तभी वो अच्छी काउंसलिंग कर सकती है। यानी कि वो मोटिवेट करेगी क्लाइंट को ताकि क्लाइंट जो है अपनी सारी प्रॉब्लम उस नर्स के साथ एक अच्छा रैपर्ट बिल्ड करके उसे सब कुछ बता दे, और फिर नर्स जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, उसकी जितनी भी टॉक हुई होगी उसके साथ, और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और जब नर्स ऐसा काउंसलर होती है तो वो क्लाइंट को कुछ करने पे मजबूर नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसे एडजस्ट करती, उसकी मदद करती है कि किस तरह उसने अपनी इन सिचुएशन से बाहर आना है। काउंसलिंग इज डन टू हेल्प क्लाइंट इंक्रीज देयर कॉपिंग स्किल्स, यानी कि उनकी कॉपिंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ और पावरफुल करने के लिए। यानी अगर कोई इंसान जो है वो किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस में, तो उसे वो काउंसल करेगी कि आपने किस तरह इस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यानी कि हम ऐसा मुस्लिम हमारा बिलीव होता है कि जो भी हालात आते हैं वो अल्लाह की रज़ा से आते हैं, तो अगर इंसान जो है वो उससे अपने ऊपर सवार कर लेता है, उसकी हेल्थ तो डैमेज होगी ही, साथ में उसका वो यकीन, उसका जो बिलीव होता है, ऐसा मुस्लिम जो हमारा बिलीव होता है, तो वो कमज़ोर हो जाता है। तो हमने उसे कॉपिंग स्किल्स सिखानी, यानी कि उसे किस तरह अपने इन फेयर्स के साथ लड़ना है और इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, जिसकी वजह से फिर उसकी हेल्थ पे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उसने उसका मुकाबला करना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाते, बल्कि उस प्रॉब्लम को बस गेन कर रहे होते हैं और ऊपर सवार कर रहे होते हैं, भले चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी। रोल एज अ काउंसलर फिर क्या आता है कि क्लाइंट आर फ्रीक्वेंटली काउंसलर स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद क्रोनिक कंडीशन, ग्रीफ एंड बेमेंट। नहीं कि क्लाइंट को बताया जाता है कि वो किस तरह स्ट्रेस को मैनेज करेगा, अगर वो स्ट्रेस लेगा तो उसके हेल्थ कंडीशंस पे उसे एजुकेट करेंगे, किस तरह उसके हेल्थ कंडीशन पे उसका असर होगा, उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाएगी, एंड देन उसको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यानी कि उन्हें बताएगी कि आपने किस तरह क्रोनिक कंडीशंस में डील करना है, आप यानी खफा है, और या फिर अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में आपकी किसी की डेथ हो गई है तब आपने किस तरह रिएक्ट करना है। इफ़ेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो होलिस्टिक होती है। होलिस्टिक मैंने आपको पहले भी लफ्ज़ समझाया कि हर जाविये से, यानी कि हर नज़रिए से, यानी कि चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, एक इंसान के साथ जितनी चीज़ें रिलेटेड, यानी कि वो इन्वायरमेंटली, सोशली किस तरह रिलेटेड है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है। स्पिरिचुअलिटी, उसके इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव डायमेंशन, इन सब डायमेंशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसकी काउंसलिंग करनी है। ऐसे टीचिंग इज़ एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी कि जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो शेयर करता है इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, ताकि किस सामने वाले में उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो सके, बिहेवियर चेंजेस ला सके। जबकि लर्निंग जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं ताकि हमारे बिहेवियर की मॉडिफिकेशन हो सके। सो एज अ नर्सिंग में ये एक इंट्रिंसिक पार्ट के तौर पे रोल का परफॉर्म हम करते हैं टीचिंग का। ये टीचर जो होता है नर्सिंग में एज ए इंट्रिंसिक पार्ट है उसका, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नर्स जो होती है व्यू ईच इंटरेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, यानी कि हर मरहले पे वो जब इंटरेक्ट करती है पेशेंट के साथ तो उसे टीचिंग करती है, उसकी टीचिंग उसी ऐसे टीचर वो टीच करती है अबाउट हेल्थ एजुकेशन के बारे में। तो बोथ क्लाइंट और नर्स जब भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। टीचिंग बाय नर्सेज कैन बी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल, इंटेंशनल भी हो सकती है और इंसिडेंटल भी हो सकती है। फिर आता है रोल एज ए क्लाइंट एडवोकेट। मैं आपको बता दूं कि इसमें एमसीक्यूज आएंगे कैसे। एमसीक्यूज जो होता है आपको सिनेरियो वाइज दिया होगा कि एक नर्स है वो बैठ के किसी क्लाइंट को मोटिवेट करिए कि वो अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कॉप अप करे, तो ये और फिर लिखा होगा कि एज ए नर्स ये कौन सा रोल प्ले कर रही है। तो ऑप्शन होंगे कि एडवोकेट है या फिर टीचर है या काउंसलर है, तो उसमें से फिर आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रोल एज अ क्लाइंट एडवोकेट। क्लाइंट एडवोकेट जो होती है वो पर्सन होता है जो कि एक पेशेंट के बिहाफ पे जो बोल रहा होता है। तो एज अ नर्स हम वो रोल भी प्ले करते हैं ताकि क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए आसानी पैदा कर सके, और हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें तो उसको कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, उसको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। और डॉक्टर को भी एक नर्स जी जो है वो डॉक्टर तक और जो पेशेंट है उन दोनों के दरमियान का जो कम्युनिकेशन का जो ब्रिज होता है वो एक नर्स होती है। एडवोकेसी जो होती है इससे क्या होता है कि वो एम्पावर करती है क्लाइंट को टू बी पार्टनर्स इन द थेराप्यूटिक, यानी कि थेराप्यूटिक। अब जब एक नर्स जो है उसने एक ऐसा एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है क्लाइंट के साथ कि उस पर ट्रस्ट करा है, तो ऐसा एडवोकेट वो उसका जो वो रोल प्ले करेगी, क्लाइंट की तमाम ज़रूरियात को देखेगी, उसे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि पेशेंट जो है वो ईजिली उसकी जितने भी थेराप्यूटिक प्रोसेस है, थेराप्यूटिक हम कहते हैं जो भी हमारा क्लिनिकल प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमें ऐसा हॉस्पिटल में जो सर्विसेज जो सारी प्रोवाइड की जाती है वो सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें वो आसानी से फिर उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। तो और ये रिलेशनशिप क्या होता है कि इससे क्लाइंट को इंकरेजमेंट मिलती है, वो एम्पावर्ड होता है, उसकी म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होती है, और क्लाइंट जो होता है वो एंड फैमिलीज जो होती हैं वो फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, और उनको जो फिर टीचिंग दी जाती है तो वो उसे क्विक मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो अप करते हैं। और क्लाइंट की एडवोकेट के तौर पे उसका क्या रोल होता है कि मतलब उसकी जितने भी कंसर्न्स हैं, उसकी जितनी भी नीड्स हैं वो फिजिशियन तक वो कम्युनिकेट कराती है। क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं अगर आप देखें तो हॉस्पिटल में जो ज़्यादा पेशेंट उनका अटैचमेंट जो होता है वो डॉक्टर से नहीं होता, ज़्यादा अटैचमेंट उनका कोई एक नर्स से बॉन्ड बन जाता है। तो वो हर काम जो होता है वो उसी नर्स से जाके पूछते कि ये कहाँ पे है, ये कैसे हम करेंगे, ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो नर्स फिर उसे प्रोवाइड करती है। ऐसा एडवोकेट रोल प्ले करती है। Nurse function as a client advocate by listening and communicating the expressed concern to other healthcare provider, include those concern into the care planning। और फिर केयर प्लानिंग में भी उन कंसर्न्स की बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प हो जाती है और इन्वॉल्वमेंट होती है। रोल एज ए चेंज एजेंट की वो कैसे रोल प्ले करती है? नर्स whose function in the role of change agent recognize that change in a complex process, यानी कि किसी कम्प्लेक्स प्रोसेस में कोई चेंज है उसे रिकॉग्नाइज करेगी। नर्स चेंज एजेंट जो है वो प्रोएक्टिव होती है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है टेक्स द इनिशिएटिव टू मेक थिंग्स हैपन, यानी कि एक हमारे पास जो है वो आया है केस है, जो भी केस होगा फॉर एग्जांपल उसमें क्या उस वक्त डिसीजन लेना है, तो नर्स जो होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि उसके पास उसके बाद अपनी ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी होती है कि वो कोई डिसीजन कोई इनिशिएटिव ले सके, रेदर देन कि एक काम हो गया है और बाद में वो उस पर रिस्पॉन्स शो करे। वो रिस्पॉन्स शो करने वाली नहीं होती बल्कि इनिशिएटिव स्टेप लेने वाली होती है, यानी कि चेंज एजेंट होती है। चेंज शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम मैनर, और ये चेंज होता है ये रैंडमली नहीं करती वो, या करता या कहती कि वो पहले उसे प्लान करेगी, उसे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके क्या गोल्स होंगे, किस तरह इवैल्यूएट करना है क्लाइंट पे, उसका किस तरह असर होगा। तो ये सारा जो है एक पेशेंट की केयर प्रोवाइड करने में आ जाता है, और ऐसा हम चेंज एजेंट उसे ले लेते हैं कि ये चेंज एजेंट हो गया है। ऐसा नर्स का रोल जो है वो चेंज एजेंट के उसमें है।
है। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल में लें इसमें कि एक हमारे पास पेशेंट का केस आया है और हमने फ़ौरन ही कोई डिसीजन लेना है, नर्स ने डिसीजन ले कि इसको हमने पहले किनोला चढ़ाना है या फिर उसे ड्रिप लगानी है, कोई डायरिया का पेशेंट है कि उसकी बॉडी हाइड्रेट हो जाए, तो उसके लिए उसने पहले अब खुद ही डिसीजन ले लिया। उसके बाद और ये डिसीजन उसने क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नर्स में कि पहले वो एसेस करती है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, डायग्नोस करती है कि इसे क्या हुआ है, उसके बाद प्लान करती है, उसे इम्प्लीमेंट करती है, फिर इवेलुएट करती है कि उसका रिस्पॉन्स कैसे शो हो रहा है पेशेंट का। फिर आता है रोल एज ए टीम मेंबर। एज ए टीम मेंबर यानी कि नर्स जो है वो अकेली नहीं होती ये सारा रोल प्ले करने में। यानी कि एक पेशेंट जो है उसकी केयर और उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में नर्स का अकेले का रोल नहीं होता, बल्कि एक पूरी टीम होती है जिसमें फिजिशियंस होते हैं, जिसमें हमारे पास टेक्नीशियंस होते हैं, पूरी टीम होती है। यानी कि ये काम एक अकेले इंसान के करने का नहीं होता, ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है। कोलैबोरेटिव हम कहते हैं टीम वर्क को कहते हैं, जिसमें एक स्किलफुल नर्स की ज़रूरत होती है ताकि केयर जो है वो प्रोवाइड कर सके, उसे प्रमोट कर सके हेल्थ को। दे यूज़ देयर प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल एप्लीकेबल टू प्रोमोटिंग हेल्थ रिलेशनशिप विद क्लाइंट एंड कोलीग्स। यानी कि क्लाइंट और कोलीग्स के साथ उसके एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उसे एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। रोल एज अ रिसोर्स पर्सन। Nurse function as a resource person by providing skilled intervention and information। ये एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम करती है। यानी कि रिसोर्स यानी कि आइडेंटिफाई करती है रिसोर्सेज को कि एक क्लाइंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से हमने इंटरवेंशंस लेने, उसे कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करनी है। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड मेकिंग रेफरेंस एज नीडेड ऑल्सो फॉल अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ दिस रोल। Nurses must consider the client's strength and access to resources including physical, intellectual, economic। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन यानी कि एक क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ कि वो आया क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे कि वो अब DHQ हॉस्पिटल में चला गया है, लेकिन DHQ हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं कि उसका वहाँ पे इलाज हो सकता है। तो वो नर्स जो है वो उसकी एसेस करती है, डायग्नोस करती है, तो उसे पता चलता है कि ये केयर प्रोवाइड जो है वो DHQ हॉस्पिटल में नहीं हो सकती, तो वो उसे रेफरेंस सिस्टम से रेफ़र करती है टू द टर्शरी हॉस्पिटल, जहाँ पे उसे एक होलिस्टिक केयर मिल सकती है। सो ये नर्स का रोल हो गया एज अ रिसोर्स पर्सन। यानी कि वो सारी रिसोर्सेज वो देखती है कि यहाँ पे ये रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं, और उसे जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत है वहाँ पे उसे रेफ़र करना, ये नर्स का रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल एज ए लीडर। यानी कि नर्स किस तरह एज ए लीडर रोल प्ले कर सकती है। लीडर वो होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है मजबूर या कि मतलब इस तरह उसके पास स्किल्स होती है कि वो सब लोगों को एक साथ रखता है, एक ऐसा टीम रखता है, और एक स्पेसिफिक गोल को एकम्प्लिश करने के लिए वो सारे टुगेदर काम करते हैं। यानी कि एक हमेशा हम देखते हैं कि एक ग्रुप जो होती है, कम्युनिटी जो होता है, उसकी एक हमेशा उसका एक लीडर होता है जो कि उस कम्युनिटी में या उस ग्रुप में जो हमें अहम चीज़ें ज़रूरत है या फिर उनका जो मकसद होता है उसे पूरा करने के लिए वो सारे टीम वर्क करते हैं। द लीडर रोल कैन बी एम्प्लॉयड लीडर रोल जो होता है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है। यानी कि इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए भी हम लीडर का रोल प्ले कर सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कोलीग्स भी हो सकते हैं, और कम्युनिटी में भी हम ऐसे लीडर रोल प्ले कर सकते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप वो होती है is a learned process requiring an understanding of the needs and goals and motivate people। यानी कि लीडरशिप जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों की ज़रूरियात जो होती हैं उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए गोल्स बनाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। और हमारे पास एक लीडर जो होता है उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि उसे किस तरह अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है वो इस्तेमाल करनी है, और उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स भी होनी चाहिए कि वो किस तरह दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा एक गोल को एकम्प्लिश करने के लिए, एक गोल को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। ये हो गया लीडर का रोल। फिर आता है रोल एज अ रिसर्चर।
यानी कि लीडर के रोल में एक और पॉइंट एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जब रोल आता है तो वो ऐसे लीडर के तौर पे होता है। यानी कि वो कम्युनिटी में देखती है, कम्युनिटी वालों को बताती है, उनकी लीडर होती है, उनकी रोल मॉडल होती है कि उनकी कम्युनिटी में क्या क्या मसले हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, हाइजीन प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है या वाटर प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में उन्हें गाइड करती है, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरह उन्होंने इसे बेटर करना है, और पर्पस और गोल्स बनाते हैं कि हमने किस तरह इस गोल्स को पूरा करना है और इसे सही करना है। फिर आता है रोल एज ए रिसर्चर, यानी कि नर्स एक रिसर्चर भी हो सकती है ये वो होते हैं जो कि पीएचडी लेवल पे होते हैं और वो रिसर्च करते हैं और नॉलेज जो है वो ऐड करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में, उसको बेटर बनाने के लिए, उसको मोर स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मोर प्रोफेशनल बनाने के लिए, हेल्थ और इलनेस और हेल्थ केयर सिस्टम पे काम करने के लिए। By designing and implementing scientific studies, they look for ways to improve healthcare services and healthcare outcomes. यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए वो रिसर्च करते हैं, उनके लिए साइंटिफिक मेथड्स डेवलप करते हैं, मेथडोलॉजी बनाते हैं हेल्थ सर्विसेज की को प्रोवाइड करने के लिए और उनके आउटकम्स को देखने के लिए। फिर आता है रोल ऐसा कम्युनिकेटर। नर्स का जो बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो ऐसा कम्युनिकेटर होता है। यानी ऐसा कम्युनिकेटर नर्स जो है वो अंडरस्टैंड दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प टू इम्प्रूव द क्लाइंट हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। यानी कि अगर किसी नर्स के पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो ही वो क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है और उस तरह उसे आसानी होगी उस क्लाइंट की सही जो उसे प्रॉब्लम है उसे डायग्नोस करने के लिए। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इनहिबिट द हीलिंग प्रोसेस। अगर इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी बैरियर आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, तो इससे क्या होगा कि हम सही से ना ही डायग्नोस कर सकते हैं, ना ही पेशेंट की हेल्थ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना ही उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। The nurse has to communicate effectively with the patient and family members as well as other member of the health. नर्स को सिर्फ क्लाइंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रखना होता बल्कि उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रखना होता है, पूरी हेल्थ केयर टीम के साथ रखना होता है, क्योंकि पेशेंट के हेल्थ में एक नर्स का सिर्फ रोल नहीं होता। दिस इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, टीम वर्क होता है। इन एडिशन द नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटन कम्युनिकेशन और पेशेंट चार्टिंग विच इज़ अ की कंपोनेंट टू कंटिन्यूटी ऑफ अ केयर। नर्स जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी, यानी कि वो रिटन कम्युनिकेशन लिखती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है। अगर उसे हिस्ट्री लेनी हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है नर्सिंग का कि वो हिस्ट्री टेक करती हैं, तो उसमें उन्हें रिटन लिखना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, जिससे आगे उनकी केयर हम करते हैं, उसे आइडेंटिफाई फर्दर प्रोसेस जो हम कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है रोल एज अ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर के तौर पे कैसा रोल होगा? ऐसा डिसीजन मेकर यानी कि डिसीजन लेने वाली, इनिशिएटिव लेने वाली, इज़ यूज टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू मेक डिसीजन। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से ये जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग करें और स्टेप लें और डिसीजन लें कि आपने क्या करना है, किस तरह असिस्ट करना है, किस तरह डायग्नोस करना है, क्या प्लान बनाना है। सेट करते हैं गोल्स और प्रमोट करते हैं आउटकम फॉर अ पेशेंट, यानी कि पेशेंट पहले गोल्स बनाते हैं, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके आउटकम, उसके रिजल्ट्स देखते हैं। दिस क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड असेसिंग द पेशेंट। इसमें इन क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि हम एसेस करते हैं पेशेंट को, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर हम उसके लिए प्लान बनाते हैं कि अभी हमने इस प्रॉब्लम को क्या वो करना है, प्लान करना है, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरवेंशंस दे देते हैं। इंटरवेंशंस का वर्ड जो है बार बार आता है फिल्म में। इंटरवेंशंस हम कहते हैं वो हर काम, वो हर एक्शन जो कि नर्स परफॉर्म करती है इस कॉल इंटरवेंशन, और इवोल्यूएट करते हैं रिजल्ट्स को। यानी कि इसमें एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि डायरिया का पेशेंट आपके पास आया है, आपने उससे कहा कि मुझे सेवियर डायरिया हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, तो आप पहले असेस करते हैं, उसे देखते हैं कि हाँ इसे डायरिया हो रहा है। उसके बाद फिर आप डायग्नोस करेंगे कि इसे मतलब ये अगर हो रहा है, पहले वो आपको या मेरा पेट ख़राब है, फिर आप देखेंगे कि इसे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, आपने डायग्नोस किया। उसके बाद आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं कि इसको क्रिटिकल थिंकिंग से आप प्लानिंग करते हैं कि फिर आप जल्दी से मुझे फर्दर बोलते हैं कि इन्हें जाके ड्रिप चढ़ा दें, तो 2-3 ड्रिप चढ़ा देते हैं ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेट हो जाए और
उसका डायरिया जो है मतलब वो बॉडी हाइड्रेट हो जाए और नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए। तो ये आपने प्लानिंग की आपने और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया, यानी कि उसे ड्रिप लगा दिए और फिर एवोल्यूशन में देखा कि वो बेटर हो गया। और नर्स यूज़ क्लिनिकल जजमेंट, आप क्लिनिकल जजमेंट यूज़ कर दिए, हिज और हर एबिलिटी डिसर्न व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट, डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर, यानी कि उसे बहुत कम वक्त में एक ऐसा डिसीजन लेना होता है जो कि पेशेंट के लिए सेफ भी हो, उसके लिए हेल्पफुल भी हो और उसकी हेल्थ के लिए भी सही हो और वो जल्दी से ठीक भी हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर सिस्टम। होप सो आप लोग को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई होगी कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल आंसर डेफिनेटली। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।